हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है, हमारी लैब में मिलेगा। प्लस टू में आप लोग हो, स्कूल जाते हो तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को तो एक वोल्ट मीटर मेजर करता है, पर वोल्ट मीटर का अपना खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता। पर पोटेंशियोमीटर जो होता है ये नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है। मतलब जब बैलेंस पॉइंट आता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा क्योंकि वहां करंट 0 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू देगा। ये हमें बात समझ में आ रही है। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में काम आता है। दूसरा, पोटेंशियोमीटर की एक ही काम नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे, इसकी काफी एप्लीकेशंस भी हैं, इसकी वजह से ये काफी यूजफुल भी है। तो चलो देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो मैं लिख सकता हूं, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों सेम काम करते हैं, तो लास्ट में हम लोग पढ़े भी गए कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर में क्या क्या डिफरेंस है। कभी कभी सीरियस सेम पूछ लेते हैं। तो एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में काम आता है। इट गिव्स एक्यूरेट वैल्यू, मतलब एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। ठीक है। इसके डायग्राम की बात करें तो देखो, वैसे ही जैसे पहले किया था, इस टाइप से वायर ले ली हमने। ये वायर में ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है। और यहां पे हमने इस टाइप से एक सेल लगा दी, यहां पे एक एमीटर लगा देते हैं, करंट कितना है, कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए। और यहां पे एक रियोस्टेट लगा देते हैं, और यहां एक की लगा के इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। समझ गए आप मेरी बात? या की ऐसे लगा देते हैं, टैपिंग की इस टाइप से के। ये रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। क्या होता है ये? वेरिएबल रजिस्टर। मतलब इसके जो यहाँ निडल होती है, इसको आगे पीछे करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो वेरिएबल रजिस्टर हो गया। ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में जो वायर मैंने ली ये 100 सेंटीमीटर की ली। पोटेंशियोमीटर में वायर 100 की भी हो सकती है, 200 की भी हो सकती है, 400, 600। पहले जो आपके पास लैब में पोटेंशियोमीटर आते थे वो 10 वायर के आते थे। मतलब एक वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा 10 का। आजकल 2 वायर के भी आ रहे हैं 200 सेंटीमीटर के। हमने आपको समझाने के लिए जस्ट एक वायर ले ली 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अदरवाइज एक वायर लगाएंगे तो मीटर भी बन जाएगा, तो कम से कम 2 वायर की तो लेते हैं। 2 वायर मतलब पोटेंशियोमीटर। अब क्वेश्चन आता है ये वायर किसकी बनी होती है? तो वायर पहले की तरह एलॉय की बनी होती है। एलॉय कौन सा? कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। याद होगा क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन हाई रेजिस्टिविटी होती है। हाई रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो अल्फा होता है वो काफी स्मॉल होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस काफी स्मॉल होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बट टेम्परेचर की कोई दिक्कत नहीं, कम ज्यादा हो, हाई रेजिस्टिविटी होती है। इतनी बात समझ में आ गई वायर क्या होती है। ये कॉपर की स्ट्रिप होती है। ये कॉपर में रेजिस्टिविटी काफी कम होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। यहाँ पे एक सेल लगी होती है। ये एमीटर है, कितना करंट फ्लो करवाना है यहाँ से कितना करंट फ्लो करवाना है, उस करंट को हम यहाँ से देख सकते हैं। उसको कम ज्यादा इस रियोस्टेट से कम जाते हैं। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। अगर ज्यादा चाहिए तो कम कर दो, कम चाहिए ज्यादा कर दो, इसलिए वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ये हमने क्यों क्लोज किया। फिर दूसरी बात आती है, अब क्या? अब ए पॉइंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट होगा और बी नेगेटिव से होगा। तो यहां से हम लोग एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, और वोल्टमीटर को एक जॉकी से अंदर बताया था। वो जॉकी क्या होता है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट डिवाइस। अब इस जॉकी को मैं यहां से जब आगे मूव करूंगा धीरे धीरे, तो मुझे क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। 100 सेंटीमीटर लेंथ ली, जनरली ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, 200, 400, 600, तो मैं इसको एल मान लेता हूं। ठीक है, लेंथ क्या मान ली इसकी, एल। टोटल लेंथ मैं इसकी एल मान लेता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। डायग्राम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, सेल, एमीटर, रियोस्टेट, ये ऊपर का जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, ये इस सर्किट को बोलते हैं बेटा ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट। और ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, जो ऊपर वाली सेल है, इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है जो गाड़ी को चलाता है, वैसे ये सेल है मेन, इस पूरे सर्किट को चलेगा, क्योंकि इसकी काफी एप्लीकेशंस भी है, सब कुछ चलेगा, लेकिन करंट कौन फ्लो करवाएगा, ये वाली सेल, इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल, इस सर्किट को चलाने वाली सेल। समझ गए, ड्राइवर सेल, समझ गए ना। और इसका ईएमएफ नीचे ऊपर कोई भी सेल हो उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको पता हो ये ज्यादा होना चाहिए। तो ऑक्सिलरी सर्किट क्या होता है, ड्राइवर सेल क्या होता है, रियोस्टेट क्यों लगाते हैं, ये सब बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको बता दूं पहले की तरह ये जो वायर है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। अगर वायर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो वही R इक्वल टू ρl बाई ए। एरिया अगर चेंज होगा तो R भी चेंज होगा, और R अगर चेंज होगा तो फिर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाएगा। तो वायर की यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है, वायर क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस कैसे क्या होगा, डायग्राम कैसे होगा, ये देखो। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, देखो जैसे जैसे मैं जोकी को यहां से आगे लेके जाऊंगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो बढ़ती जाएगी। तो मान लो एट एन इंस्टेंट इसकी लेंथ क्या है, यहां से एल। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के ऊपर ए से लेके जे तक जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, वो पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। कैसे, मैं यहां से 10 सेंटीमीटर पे गया, यहां वोल्टेज की वैल्यू आई या 2 वोल्ट, फिर मैं 10 से 20 पे गया तो ये 4 वोल्ट हो गया अप्रोक्स। इसका मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्या कहता है ये, फॉल ऑफ पोटेंशियल, समझ रहे हो, पोटेंशियल गिरना, या फिर मैं ये कह सकता हूं पोटेंशियल ड्रॉप across any portion of wire। ये वायर पूरी है, L लेंथ की, पोर्शन क्या होगा L। पोटेंशियल ड्रॉप across any portion of wire is directly proportional to length of that portion। मतलब यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप इस पूरे वायर के इस पोर्शन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, पोर्शन ऑफ वायर का मतलब पूरी वायर का कोई हिस्सा, ये हो गया। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, इस पोर्शन की लेंथ के डायरेक्टली है, इसका मतलब हो गया V प्रोपोर्शनल टू L। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। तो पोटेंशियल ड्रॉप किसी पोर्शन पे उसी पोर्शन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है भाई, मुझे समझ में आ गया। इसके बाद आगे बात करें कि भाई इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे तो क्या आएगा। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं तो देखिए मेरे पास था V प्रोपोर्शनल टू L, मैं इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, इसको नाम दे दिया K। तो K को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं भाई, K निकाल लो V बाई L। तो किसी भी चीज का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ हो तो ग्रेडियंट लग जाता है, आपको पता है। प्लस वन प्रेशर वगैरह है तो प्रेशर ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल बटे में लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और K होता है V बाई L। ठीक है भाई, K क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट की अगर बात करूं तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। K की वैल्यू समझ में आ गई। K है क्या, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। K क्या है,
फॉल ऑफ पोटेंशियल ऑन वायर, या सिंपल लिखो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, वायर की यूनिट लेंथ पे। अगर वायर 100 सेंटीमीटर की है तो उसके 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मेरी बात समझ आ रही है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? 100 सेंटीमीटर पे 5 वोल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना हुआ? 5/100, 0.05 वोल्ट। तो 0.05 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। 100 सेंटीमीटर पे कितना? 5 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर पे 5/100, तो 0.05 वोल्ट। दिस इज के। मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज के, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब ये चीज मुझे समझ में आ गई कैसे क्या हुई। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं कि ये भाई कैसे आता है, तो देखिए सिंस V इक्वल टू आई आर मुझे पता होता है, तो V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, मुझे पता है ये भी। तो V इक्वल टू आई बाई ए रो एल। मुझे ये बताओ, ऊपर की जो ड्राइवर सेल है, ऑक्सिलरी सर्किट है, उसका करंट अगर फिक्स कर दिया तो आई फिक्स, एरिया जो वायर का यूनिफॉर्म है, और एक बार जो वायर ले ली उसकी रेजिस्टिविटी भी फिक्स है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट। और ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या नाम दे दूं? V इक्वल टू के एल। तो के क्या हो गया? आई रो बाई ए। आई क्या, ये क्या हो गया? आई रो बाई ए। तो आई रो बाई ए, मेरे पास के क्या, यहाँ के हो गया। के क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ गया ना? और यहां से मैं क्या देखूं? V प्रोपोर्शनल टू L। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो के, V प्रोपोर्शनल टू L प्रूव हो गया। तो एक वायर ले ली, ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, तो रो एल बाई ए, यहां से एल को छोड़ के बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। एरिया वायर का यूनिफॉर्म है, एक बार जो वायर ले ली फिक्स, रेजिस्टिविटी फिक्स, और ऊपर की ड्राइवर सेल से एक बार करंट छोड़ दिया वो फिक्स हो गई, चेंज नहीं करेंगे हम उसको, तो करंट भी फिक्स। तो आई अगर कांस्टेंट रहे, एरिया और रो भी सेम है, तो ये प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो प्रिंसिपल है वो सेटिस्फाई कब होगा? एक बार जो करंट हमने वायर से छोड़ दिया ऊपर ड्राइवर सेल से, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार जो वायर लगा दी जो कि उस पर रब नहीं होनी चाहिए, वायर चेंज नहीं करेंगे हम। और वायर चेंज नहीं होगी तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, और जो कि रब नहीं करेंगे तो एरिया चेंज नहीं होगा। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू L सेटिस्फाई हो जाएगा। तो V प्रोपोर्शनल टू L सेटिस्फाई कब तक रहेगा? जब तक जो कि को रब नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का? V प्रोपोर्शनल टू L। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए आगे, भाई पोटेंशियोमीटर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इतनी बातें समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। और सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर का मतलब है सेंसिटिविटी क्या होती है। अब पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब है एक पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करेगा उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब कम से कम पोटेंशियल ड्रॉप भी अगर वो मेजर कर पाए तो वो ज्यादा सेंसिटिव है, अगर नहीं कर पाते तो कम सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव का मतलब जैसे हमारी टंग होती है, हल्का सा भी ठंडा गर्म हो तो हमारी टंग बता देते हैं कि भाई ये चीज गर्म है या ठंडी है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है किसी भी चीज के लिए। तो वैसे ही सेंसिटिविटी का मतलब स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिखूं अ पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव इफ इट कैन मेजर very small potential difference। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस को भी अगर ये मेजर करे तो ये ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। ठीक है भाई। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था हमारे पास? K इक्वल टू V बाई एल था ना। V क्या था? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, वायर A और B दो पॉइंट के बीच में थी, अक्रॉस वायर ए बी लिख सकता हूं। L लेंथ ऑफ वायर मान लेता हूं, L क्या मान लेता हूं? लेंथ ऑफ वायर। ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो K क्या था? एक स्मॉल पोर्शन के लिए था, मतलब हमने कहा था V L के डायरेक्टली है। अगर मैं कंप्लीट वायर की लेंथ लूं तो उस कंप्लीट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, मतलब
V जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं कंप्लीट लेंथ दूंगा तो कंप्लीट का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। अगर मैंने वायर का एक पोर्शन लिया तो पोर्शन की लेंथ आ जाएगी। अगर मैं कंप्लीट लेंथ लेता हूं तो कंप्लीट का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, ये कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें। इसका मतलब V बहुत कम होना चाहिए और V बहुत कम होगा तो K भी बहुत कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि K कम होना चाहिए, ठीक है ना, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव इफ K इज वेरी स्मॉल, मच लेस, मच स्मॉल या मच स्मॉल कर देते हैं, तो K स्मॉल होना चाहिए। अब K कम कब होगा? K इज स्मॉल इफ V इज स्मॉल, L इज लार्ज, क्योंकि L के इनवर्सली है, K V के डायरेक्टली है और K L के इनवर्सली है। तो K कम कब होगा? जब V भी बहुत कम होगा और L बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज हाई इफ V इज स्मॉल, V का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, एंड लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज लार्ज। बात समझ में आ गई होगी। इसी वजह से पहले जो पोटेंशियोमीटर आते थे उन पोटेंशियोमीटर के अंदर जो लेंथ होती थी वो बहुत ज्यादा, 10 वायर पोटेंशियोमीटर समझते हैं ना आप, 1 2 3 4 से 10 वायर होती थी। लेंथ जितनी ज्यादा होगी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा हो जाती थी, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी, इस वजह से लेंथ कर देते थे। अब क्या कर दिया, लेंथ को तो कम कर दिया, 2 वायर के पोटेंशियोमीटर आ गए, V को कम कर दिया। V कम करने से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा तो K कम हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी ज्यादा करने के लिए हमें क्या चाहिए, K कम होना चाहिए। और K कम कब होगा, जब या तो V कम हो या L बहुत ज्यादा हो। K कम कब होगा, या तो V कम हो या L बहुत ज्यादा हो, समझ गए आप। तो सेंसिटिविटी कब ज्यादा होगी, जब K यहाँ कम होगा, और K कम कब होगा, जब V कम होगा और L ज्यादा होगा। तो सेंसिटिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी, अच्छे से करना, ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है, चलो देखिए। कुछ डिफरेंस तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे, कुछ और देखते हैं अभी। यहां एक लाइन डाल लेते हैं बीच में, इधर डालते हैं पोटेंशियोमीटर, इधर लिख देते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। नंबर 1, इट गिव्स एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट का मतलब एग्जैक्ट, इसमें क्या लिखेंगे, इट गिव्स अप्रोक्सीमेट। बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों, क्योंकि मैंने बताया था वोल्ट मीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है और कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप उस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो अगर 5 वोल्ट की सेल मेजर कर रहे हो तो वो 4.8 दिखाएगा अप्रोक्स, लेकिन ये 5 का 5 दिखाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, इट इज बेस्ड ऑन क्या वो नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब बैलेंस पॉइंट जहां पे आता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, याद है ना आपको। इट इज बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, ये बात भी समझ में आ गई। ये डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है और ये नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एट बैलेंस पॉइंट, जब बैलेंस पॉइंट आता है करंट बिकम्स 0। इन सर्किट कह सकता हूं ना, यहां पे
करंट इज नॉट जीरो। यहां मैं लिख सकता हूं एट बैलेंस पॉइंट, जब बैलेंसिंग लेंथ आती है, रेजिस्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट। तो जब करंट जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। और यहां मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज ऑलवेज फाइनाइट, क्योंकि करंट जीरो होता नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। और देखिए, इट हैज मैनी एप्लीकेशंस। नो एप्लीकेशन only used to find potential difference, only used to find potential difference। ठीक है, ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का काम आता है। तो ये कुछ वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस थे जो आपके सामने है। तो ये बेसिक्स था पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर होता क्या है, इसके बाद हम लोगों को पढ़नी है एप्लीकेशन। हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट टाइम कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर। बेसिक बातें की थी। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे होता है, सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। इन्हीं बेसिक्स में कभी कभी सीबीएसई में और मेंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे 2012 में क्वेश्चन आ गया था सेंसिटिविटी के ऊपर। तो कल जो हमने बेसिक बातें की थी उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स वहां डाले गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस की ओर। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं जो सीधे डेरिवेशन सीबीएसई में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना पोटेंशियोमीटर यूज करके। तो पहले मैं आपको बताऊं, जब पोटेंशियल डिफरेंस का प्रिंसिपल हमने देखा था पोटेंशियोमीटर में, तो हमने एक वोल्टमीटर लगाया था। उससे कितना पोटेंशियल कहां पे था वो पता लग गया था। अब पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है, तो एक गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ेगा। कैसे? हम इसका सर्किट देखते हैं। जैसे कल बताया था ऑक्सिलरी सर्किट, वो तो सेम ही रहता है। एक सेल लेते हैं, एक एमीटर लगा देते हैं नेगेटिव से, बैटरी का नेगेटिव। इसको बोला था ड्राइवर सेल, याद होगा। ये यहां पे एक रियोस्टेट यूज हो जाएगा। ये की याद आ रहा है आपको? इस टाइप से यहां ऐसे, यहां आपको पता कॉपर प्लेट से सारा वुडन प्लेन के ऊपर लगा होता है। ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये पूरा ऑक्सिलरी सर्किट था। ये ड्राइवर सेल, ईडस नाम देते हैं इसको। ठीक है, ये रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। रियोस्टेट एक ऐसा रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर एरो दिखाई दे रही है, इसको आगे पीछे करने से रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज हो जाता है। ये की लगा दी हमने K1। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहां ए पॉइंट के साथ हम एक सेल लगाते हैं। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E। ठीक है, अब इसके साथ नीचे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा दिया मैंने R, और यहां मैंने एक की लगा दी K2। ये की K1, ये K2, और यहां मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा के एक जोकी से इसको टच कर दिया। ये मेरा डायग्राम बन गया। अब बात आती है करना क्या है। सबसे पहले K1 को क्लोज, K1 इज क्लोज्ड। तो बेटा K1 को क्लोज करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। समझ लेना, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। हम इस जॉकी को यहां से मूव करना शुरू करेंगे, और मूव करना शुरू करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो ये पॉइंट आ गया J। इस पॉइंट पे आप नोट करेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गया? जीरो। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल सीधी है।
निडल। ओके, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या हो गया, जीरो। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ए से जे तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। ए से जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। क्यों? अगर ये पोटेंशियल सेम और ये भी पोटेंशियल सेम तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। करंट फ्लो कब करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो, सॉरी, जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसका मतलब सेम पोटेंशियल होगा तो फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब जे पॉइंट पे आने के बाद ए से जे का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। ठीक है, अभी K2 को हमने ओपन रखा हुआ है। इफ K2 इज ओपन, अगर K2 ओपन है तो क्या ये रेजिस्टेंस सर्किट में है? नहीं है, सिर्फ ये सर्किट में है। तो जब बैलेंस नहीं हुआ था तो करंट हो जाएगा। बैलेंस हो गया तो इसका एक टर्मिनल ए पे, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे, तो ए का पोटेंशियल जितना है उतना यहाँ पे हो गया, यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना यहाँ पे हो गया, क्योंकि यूं जाएगा करंट। नीचे वाला सर्किट तो किसी काम का ही नहीं है क्योंकि ये की ओपन है अभी। बस समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था याद हो, कल V इक्वल टू के एल, के पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वही मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे। क्या लगा सकता हूँ? E इक्वल टू के एल वन, इक्वेशन नंबर 1। मान लो ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई? L1। मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे? L1। इतनी बात समझ में आ गई? बैलेंसिंग लेंथ क्या आ गई मेरे पास? L1। ठीक है भाई, ये क्या था? K2 ओपन। अब सेकंड स्टेप में अगर मैं K2 को क्लोज कर दूं, क्या लिखूं मैं? इफ K2 इज क्लोज्ड। तो बेटा अगर K2 क्लोज है तो क्या होगा? K2 अगर क्लोज होगा तो यहां से करंट फ्लो करेगा। इसको तो हम शो नहीं करते, बस दिखा दिया कि सर्किट में करंट आ जाएगा, यहां से करंट फ्लो करेगा। और यहां जो करंट फ्लो करता है तो आपको पता फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है? V इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्योंकि सेल यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है। सेल यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है, तो सेल अगर डिस्चार्ज हो रही है तो ये जो करंट आई है, वैसे आपको बता दूंगा करंट क्या होता है, E अपॉन में R प्लस R। तो ये जो करंट आई है उसको इंटरनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो रहा है। इसका मतलब V की वैल्यू E से क्या होगी? कम। इसका मतलब इस K2 सेल को क्लोज करने से इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, और टर्मिनल पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो गया तो इस बार बैलेंसिंग लाइन थोड़ी पीछे आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बैलेंसिंग लाइन थोड़ी पीछे आ जाएगी। तो कितनी मान लें इसको? L2। ये जेडस पॉइंट था, बैलेंसिंग लाइन क्या मान लें? L2। तो इसको क्या लिखा जाएगा? V इक्वल टू के L2। इतनी बात समझ में आ गई? V इक्वल टू के L2। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, ये क्या आ जाएगा? E बाई V इक्वल टू के L1 बाई के L2, के से के कैंसिल, L1 बाई L2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जब सेल स्टार्ट की थी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये आया था E बाई V माइनस 1 इंटू R, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो E बाई V क्या आ गया? L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जब ये ओपन है तो सीधा ये है ही नहीं, सिर्फ सेल है, तो E इक्वल टू के L1। जब ये क्लोज कर देंगे तो यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो I कुछ करंट R से मल्टीप्लाई होकर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, और वो ये टर्मिनल पोटेंशियल कहलाएगा, मतलब E माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। तो V आ जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल, और वो हमेशा E से कम होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो बैलेंस पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। L2 नाम दे दिया के L2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको शायद? ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, इफ रेजिस्टेंस R is increased then
व्हाट इज इफेक्ट ऑन बैलेंस पॉइंट। अगर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो बैलेंस पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो बैलेंस पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा। पहले ये सोच लो आप कि ये पॉइंट पहले से क्लोज है, की क्लोज है तो बैलेंस पॉइंट मान लो कहीं भी है जेडएस। तो अगर इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। तो देखो नीचे वाले सर्किट में करंट, किस सर्किट में, इसमें सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाले में। तो ये होगा ई अपॉन में आर प्लस आर, एक्सटर्नल प्लस ई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आर बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा। ठीक है, नाउ V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। तो आई अगर डिक्रीज होगा, आई अगर यहाँ पे डिक्रीज होगा तो ये टर्म डिक्रीज होगी, और ये टर्म डिक्रीज होगी तो कम वैल्यू इसमें से माइनस होगी तो V बढ़ेगा। ठीक है, तो V अगर बढ़ता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो बैलेंस पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ता है तो इसको ज्यादा बैलेंस करने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू राइट। बात समझ में आ गई। बैलेंस पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था छोटा सा, इस टाइप से पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई एक पोटेंशियोमीटर है और इन अ पोटेंशियोमीटर इन लोअर सर्किट। अब लोअर सर्किट का मतलब नीचे वाला सर्किट। इफ की इज ओपन देन बैलेंस पॉइंट is at 60 centimeter, and if closed then balance point is at 40 centimeter. If external resistance is 4 ohm then find internal resistance of cell। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। बात समझ में आ गई। तो हमें दे रखा है L1 60, हमें दे रखा है L2 40, या कम हो जाता है। हमें दे रखा है एक्सटर्नल 4 ओम, इंटरनल पूछ लिया तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। डायरेक्ट क्या अप्लाई हो जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में R। ठीक है ना। तो L1 बाई L2 60 बाई 40 माइनस 1 इंटू में 4, कितना हो गया 60 माइनस 40 20 बाई 40 इंटू 4 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। सिंपल सवाल था। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक बार जेई ने पूछ लिया था। क्या क्वेश्चन पूछा था, ये पोटेंशियोमीटर दे दिया आपका। हमने एमीटर वगैरह बनाया था, ऐसा कुछ इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बना सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर हो गया। यहां मैंने एक सेल ली और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल एक्सटर्नल बराबर है ऐसा गिवन था। ये भाई जो डायग्राम अपनी मर्जी से बना रहा हूं। 2016 में पूछा गया था एक बार। क्या था, एक सेल है, ये हमने की लगा दी यहां पे। व्हेन की के इज ओपन सेल इज बैलेंस एट लेंथ एल लेंथ के ऊपर बैलेंस हो जाता है। ठीक है, व्हेन की के इज क्लोज्ड देन फाइंड बैलेंसिंग लेंथ if
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, जस्ट घुमा देते हैं। तो इनिशियल मान लो सेल का ईएमएफ ई मान लेते हैं, तो E इक्वल टू के एल होगा फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आ गई? जब ये ओपन है तो ईएमएफ काम करेगा। ठीक है, के इज क्लोज्ड, के अगर क्लोज होगा तो क्या होगा? R इक्वल टू आर गिवन है। बात समझ में आ गई ना? स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। तो I क्या होता है? E अपॉन में R प्लस आर और आर तो सेम है, 2R कर दूं? ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर, यही तो V होता है, तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो E अपॉन में 2R इंटू में R से R कट गया, E/2। V इक्वल टू E माइनस IR होता है, तो कुछ भी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कटपिट के आया था वही है, क्योंकि V जो है वो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वही तो होता है। मैंने I निकाला यहाँ से, ये आ गया। अब इतनी बात मुझे समझ में आ गई, V की वैल्यू इतनी है, तो नाउ V इक्वल टू के एल डैश मान लो, जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ हो क्या मान लेते हैं? एल डैश। तो V क्या है? E/2। इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डिवाइड करो, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो देखो E/2 डिवाइड बाई E के एल डैश बाई के एल, के से के कट गया, E से E कट गया। यहां करूं मैं तो ये आएगा 1/2 एल डैश बाई एल, एल डैश इक्वल टू L/2। दिस इज आंसर। 4 ऑप्शन थे, L/4, L/2, 2L, L/3। तो हमारा आंसर क्या होगा? L/2। कुछ भी नहीं है, सिंपल सवाल है, बेसिक्स मेरे क्लियर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिंपल एक चीज याद कर लूं, E इक्वल टू के एल, V इक्वल टू के एल, टू सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं है। नीचे वाले सर्किट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, करंट कैसे निकलेगा, V इक्वल टू IR होता है, कैसे क्या होता है, सब बातें हैं। क्योंकि ये अगर E की टर्म में है तो दूसरा भी E की टर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल हो गया, लेंथ में रिलेशन आएगा, नहीं तो E और V में रह गए तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन लेके चलते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, सपोज करो हमारे पास इसी टाइप से एक सेल ले ली, ड्राइवर सेल, V ले लो या E ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको बताया मैंने, एमीटर हो जाएगा, ये यहाँ पे रियोस्टेट, ये की, और ये ऐसे करके ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये कॉपर स्ट्रिप है जहां पे वायर का कनेक्शन हो रहा है और कुछ नहीं। इसके बाद दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है, लेंथ कुछ भी मान सकते हैं L। तो एक सेल मैंने ले ली, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, दूसरी सेल ले ली, इसका भी इंटरनल नेग्लिजिबल है, E1 और ये E2। ठीक है, यहां की लगाई, यहां भी की लगाई, ऐसे ये K1, ये K2, ये की K, यहां से गैल्वेनोमीटर लिया और ये जॉकी यहां लगा दिया। इतनी बात समझ में आ जाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लिजिबल है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ जो सेल है इसका पॉजिटिव ए पे जुड़ा हुआ है तो ये जो सेकेंडरी सेल्स होती है नीचे की तरफ, इनका पॉजिटिव भी ए पे कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा हमें। ये कंडीशन है। अगर यहाँ इसका नेगेटिव है तो यहाँ भी दोनों का नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये ड्राइवर सेल, ये सेकेंडरी सेल कराती है। ठीक है भाई, अब के इज क्लोज्ड, के को क्लोज करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इफ K1 क्लोज्ड, K2 ओपन, K1 को क्लोज कर दिया, K2 अगर ओपन है तो ये करंट यहां से ही हो जाएगा, और
जो कि वो मूव करते हैं धीरे 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 धीरे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जे जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्रैक्शन जीरो हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्रैक्शन जीरो होने का मतलब ए पॉइंट का और जे पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, और ये होगा तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। बताया था ना मैंने, ठीक है। तो वैसे ही क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू में KL1, अगर बैलेंसिंग लेंथ L1 है तो मान लो बैलेंसिंग लेंथ क्या मान लें, L1, ठीक है भाई। अब K2 को ओपन कर दो, K1 को ओपन कर दो, K2 को क्लोज कर दो। अब लोअर सेल आ गई, और लोअर सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। मान लेते हैं ये बैलेंसिंग लेंथ यहाँ हो जाती है ZS, तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, L2। तो अब क्या होगा, AJ' के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू KL2, ठीक है। कब, इफ K1 ओपन एंड K2 क्लोज्ड, ठीक है। फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। बात समझ में आ गई। तो दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना हो तो ईएमएफ का रेशियो लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। कौन सी लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। बात समझ में आ रही है। E1 सेल L1 पे बैलेंस हुई थी, E2 L2 को, दोनों के रेशियो के बराबर। बहुत आसान है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं वो देख लीजिए। मान लो जो न्यूमेरिकल आते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं होती, सीधा ये सेल लगा दी और ये दे दिया हमें दो सेल, ठीक है। और दो सेल में भी मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, इस टाइप से सिचुएशन दी हुई है, E1 और E2, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, E1 और एक सेल ये दे दी, यहां पे एक इस टाइप से की लगा दी, एक बार यहां कनेक्ट है और एक बार यहां कनेक्ट हो जाएगी। इससे गैल्वेनोमीटर जोड़ के यहां लगा दिया। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो E1 और E2 का रेशियो बताओ। क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके पास, फाइंड E1 बाई E2, दोनों सेल का रेशियो बताओ। यार सिंपल है। पहले देखो दोनों सेल सेम ऑर्डर में, दोनों सेल अगर सेम ऑर्डर में है तो E1 प्लस E2, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो E1 प्लस E2, ठीक है। इसका क्वेश्चन चलो एज्यूम कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट केस, बैलेंस पॉइंट इज एट 60 सेंटीमीटर, एंड फॉर सेकंड केस, सेकंड का मतलब नीचे वाला, बैलेंस पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर, फाइंड E1 बाई E2। तो पहला E1 प्लस E2 है तो KL1 कितना, 60 सेंटीमीटर। सेकंड E1 माइनस E2, मान लेते हैं E1 बड़ा है, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं E1 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, K40। समझ में आ गई होगी बात। दोनों सेल सेम ऑर्डर में है तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो घटा दो, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग, अगर दोनों को डिवाइड करते तो क्या होगा, दोनों को डिवाइड करते तो क्या होगा बेटा, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, 60/40, के कैंसिल, 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2E1 प्लस 2E2, 3E1 माइनस 3E2, 3E2 को इधर ले आओ, 2 ये रहा 5, 3E1 2 इधर, तो ये क्या हो गया E1 5E2। तो बेटा ये देखो E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू क्या आ गया, 5। E1 डिवाइड बाई E2 क्या आ गया आपके पास, 5। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास दोनों सेल का जो EMF का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5। तो 5 मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। इतने बात समझ में आ गई। इसी में आप 3 सेल जोड़ दो, 2 सोल दो, उल्टा सीधा कैसे भी कर दो, मुझे पता है नेट EMF इक्वल टू KL1 करना है, मेरे ख्याल से कर लेंगे आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं इसके अंदर, ठीक है भाई। दो सेल का EMF कंपेयर करना आ जाए वो भी मैं कर सकता हूं, ठीक है। और देखिए ये दोनों एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके सीधे डेरिवेशन आ जाते हैं बोर्ड में, इसीलिए मैंने सर्किट में एमीटर वगैरह लगा के आपको दिखाया था, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती।
थर्ड एप्लीकेशन लेते हैं नेक्स्ट, कंपेरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेज। दो रेजिस्टेंस कंपेयर करने हैं, इसके लिए क्या करें, सपोज करो हमारे पास ये सेल, ये रेजिस्टेंस ले लिया ई, ये ले लिया, ये ए बी वायर, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लिए, एक और एक दो, इसके साथ मैंने एक सेल लगा दी जहाँ से करंट आएगा, ये ई डैश, तो ये ई, यहाँ से करंट जाएगा आई, आई करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जब बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी तो यहाँ से करंट फ्लो करना नहीं। ये ले लिया जे जे डैश, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये रेजिस्टेंस R1 R2 तो है, ध्यान रखो, फॉर R1 अगर कोई रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, R1 अगर रेजिस्टेंस है तो यहां से गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पे, तो ये I करंट फ्लो किया, IR1 पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मान लो पोटेंशियल ड्रॉप का नाम दे दिया E1, तो IR1। अब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, जब ये ए जे डैश पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, मान लो इसकी लेंथ L1, तो क्या आ जाएगा KL1। अगर इस पॉइंट पे जो लेंथ आई L1, इसके लिए गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आता, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो गया, ठीक है। फॉर R2 ध्यान रखना, R2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक वायर जोड़ देते हैं यहाँ पे, अगर ये जोड़ दिया तो ए पॉइंट सीधा यहाँ पे आ गया, अब ए पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और इसके लिए लेंथ क्या मान लें L2, तो R2 के लिए क्या मान लें E, IR2 इक्वल टू KL2, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग, दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बेटा, E1 बाई E2 इक्वल टू IR1 बाई IR2 KL1 बाई KL2, तो R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2। आगे बात समझ में, तो इस टाइप से हमारे पास दो रेजिस्टेंस का रेशियो भी लेंथ के रेशियो के बराबर आ रहा है, जो कि दो ईएमएफ का रेशियो भी लेंथ के रेशियो के बराबर है उसी पैटर्न से। तो अगर दो लेंथ मिल जाए और दो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना हो तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे ख्याल से, सीधी वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है, आई थिंक कर लेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए लास्ट एप्लीकेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल और बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए सेल। कैसे वो देखो, सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो ये सेल है 10 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम का, ठीक है। यहां हमने वायर ले ली, इस वायर के लिए आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है वायर का 6 ओम, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ मैंने एक सेल लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और ये गैल्वेनोमीटर लगाया और मैंने इसको यहाँ पे बैलेंस किया और ये बैलेंस हो रही है यहाँ पे मान लीजिए 60 सेंटीमीटर में, तो V बताना है। तो बेटा बैलेंसिंग लेंथ मिल गई तो V निकल जाएगा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू KL, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला सेल का पोटेंशियल KL। K क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, K क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल किसका, ये AB जो वायर है, इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस बटे में इसकी लेंथ, लेंथ L मान लेते हैं इंटू में L। अब VAB क्या होगा, I इंटू वायर का रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, आ रही है। I निकाल लो पहले, I क्या आएगा, I क्या होता है एक्सटर्नल सर्किट की वोल्टेज बटे में टोटल रेजिस्टेंस। इसका कितना है वायर, तो इसका रेजिस्टेंस प्लस में वायर का रेजिस्टेंस, वायर का कितना है 6, क्योंकि जब ये बैलेंस होगा तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा ही नहीं, बताया था ना आपको पहले। जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करता तब ब्रिज बैलेंस होता है, ठीक है।
ये कितना आ गया 1 एम्पियर। सोल्व कर लेंगे। V निकालना है, I कितना है 1, R कितना है 6, L टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है भाई 60 सेंटीमीटर। हो गया सोल्व। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 36 डिवाइड बाई 10 3.6 वोल्ट। तो सेल का EMF कितना आ गया 3.6 वोल्ट। तो ये सेल 3.6 वोल्ट की है, तो EMF ऑफ ए सेल निकाल सकते हैं इस टाइप से। फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसमें अपर सर्किट जो है जिसको ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं, वहां से करंट निकालना पड़ेगा। उस करंट को वायर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर लेंथ इनटू में, ये सिंपल। और देखिए इसी में आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो कि ये एक सेल हो गई भाई 12 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम का, और यहाँ पे एक वायर लगा दी। ठीक है भाई, यहाँ पे वायर लगा दी। ये जो वायर हमने लगा दी इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या गिवन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वो गिवन है 1 ओम, और ये 10 मीटर की लेंथ है इसकी। वायर की जो लेंथ है वो 10 मीटर की है। इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 28 वोल्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 10 मीटर इसकी लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको। यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दी। सेल कितनी लगा दी मैंने, मान लो 8 वोल्ट की, और गैल्वेनोमीटर लगा के बैलेंस कर दिया। तो बताओ कोई बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, मेरी बात समझ रहे हो, बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। तो इस केस में क्या करें, वही V इक्वल टू KL, इतनी बात समझ में आ गई। टोटल लेंथ क्या है इसकी 10। ठीक है, V इक्वल टू KL मुझे पता है, V कितना दिया हुआ है 8, V कितना दिया हुआ है 8, अब मुझे KL और चाहिए। L की जगह क्या है X, तो मैं यहाँ पे X कर दूं। अब मुझे K चाहिए, K क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, K क्या होता है बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए I क्या होगा दिस डिवाइड बाई 4 प्लस 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 10 मीटर का कितना होगा 10 ओम। ये हो गया 28/14 2 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो करने वाला है यहां से 2 एम्पियर। ठीक है भाई, तो मुझे करंट मिल गया। अब K क्या होता है बताया था आपको, VAB/LX। ठीक है, और देखो VAB के लिए क्या चाहिए करंट, करंट कितना है 2, AB का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। भाई 1 मीटर का 1 ओम है, तो 10 मीटर कितना हो गया 10 ओम। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 10 मीटर। ठीक है, इनटू में X निकालना है, और V कितना है 8 वोल्ट। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 8 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 4 मीटर। तो 4 मीटर इसकी बैलेंसिंग लेंथ। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सिंपल सा फंडा है। अगर आपको EMF निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी हो किसी को, तो V इक्वल टू KX, K निकालना होगा, I निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और बताऊं मैं साथ साथ, अगर किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन हो तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। कैसे, देखो VAJ कैसे आएगा, I तो निकाल लिया, RAJ से मल्टीप्लाई कर दो, ये K का चक्कर नहीं पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है तो यूनिट लेंथ का कितना है 1 ओम, और इसका कितना हो जाएगा X लेंथ का, मल्टीप्लाई कर दो। तो RAJ, I कितना है मेरे पास 2, RAJ कितना होगा यूनिट लेंथ का 1 है, तो इसका कितना है X। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, यूनिट लेंथ के लिए कितना रेजिस्टेंस है 1 ओम, उसको X लेंथ के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा तो X लेंथ का रेजिस्टेंस आ जाएगा, और इस रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहां से कहां तक, AJ क्या होगा 1 यूनिट रेजिस्टेंस, सॉरी मतलब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इंटू में लेंथ। आ गई बात समझ में, ये कितना 8, X कितना आ गया 4।
तो अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है तो शॉर्टकट मेथड है मेरे पास। अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है शॉर्टकट है दिस इक्वल टू यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इनटू में ये लेंथ इनटू में करंट, डायरेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज ये जनरल मेथड है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये 10 वोल्ट की सेल, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये मेरे पास वायर 100 सेंटीमीटर, ये मेरे पास वायर 100 सेंटीमीटर की, और यहां मैंने एक सेल लगाई, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां मैंने एक सेल लगाई, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस टाइप से गैल्वेनोमीटर लगा के मैंने जोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे हो? ये बैलेंसिंग लेंथ मैंने पूछ लिया आपसे, ये बैलेंसिंग लेंथ मैंने पूछ लिया आप लोगों से क्या होगा, ठीक है। 1 ओम पर मीटर। तो ये मेरे पास ए बी पॉइंट हो गया, ये सेल हो गई, 2 ओम, 2 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, ऐसे ले लिया मैंने। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अब x निकालना है और यहां थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलो इसको 10 मीटर मान लेते हैं, ये 1 ओम पर मीटर है, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ गई। अगर x निकालना है, ये मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले मैं क्या करूं, x निकालूं। सबसे पहले इसको भूल जाओ, ऊपर का सर्किट है, यहां का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RAP, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, 1 ओम पर मीटर है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर का 1 ओम है, 10 मीटर का 10 ओम। तो करंट अगर निकालना हो तो करंट क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल दिस डिवाइड बाय दिस। इतनी बात समझ में आ गई, 10 10 1/2, हाफ एम्पियर करंट आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये दोनों दे रखे हैं, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकाल लूं, पीछे पड़ा हुआ है ना, क्या होता है E1 R2 प्लस में E2 R1 बटे में R1 प्लस R2। तो बेटा E1 कितना है 2, R2 कितना है 2, E2 कितना है 4, R1 कितना है 4 बटे में R1 प्लस R2 4 प्लस 2। ये कितना हो गया 4 प्लस 16 डिवाइड बाई 6 20/6 10/3। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया मेरे पास 10/3 वोल्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ 10/3 वोल्ट है, तो सीधा कर सकते हैं क्या, VAJ, AJ पता है क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है 1, तो AJ पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा 1 इंटू में लेंथ। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से 1/2, रेजिस्टेंस यूनिट लेंथ का कितना है 1, लेंथ कितनी है x, बात समझ में आ गई। और VAJ कितना है इक्विवेलेंट 10/3, बात समझ में आई, आ जाएगा मेरा आंसर। तो x कितना आ गया भाई 20/3, 6.67 मीटर, टोटल 10 मीटर है, 6.67 मीटर मेरा आंसर आ गया। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसके अंदर 2 सेल दे रखी हो, ऐसा दे रखा हो, तो हमने पीछे सेल पड़ी हुई है, उस सेल का फॉर्मूला अप्लाई करके इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो। मान लो 3 सेल दे दे, तो E1/R1 E2/R2 E3/R3 पता है आपको, सोल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि V इक्वल टू I इंटू में रेजिस्टेंस AJ के बीच का, AJ के बीच का रेजिस्टेंस कैसे आएगा, एक यूनिट लेंथ के रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको इस टाइप से कैसे करने हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, चलो। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ जाए, सेल 10 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम का, यहाँ ये आपको AB के बीच में
मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस दे दिया 8 ओम, ठीक है, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ओके। यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस टाइप से, और यहाँ एक सेल लगा दी। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे एक सेल लगा दी। सेल कितने वोल्ट की है? मान लो 4 वोल्ट की है। गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो वही पहले वाली बात है या कुछ नई चीज है? मुझे ये बताओ पहले तो। इस सेल का सारा पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा, सेल का सारा पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, सीधा सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो क्या करें? मान लो ये एल लेंथ है, एल लेंथ में बैलेंस हो रहा है, तो मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वगैरह तो है नहीं, तो वी एच 4 ही आने वाला है, तो V इक्वल टू के एल। ठीक है, V कितना है? 4। पहले I निकाल लें। I कितना आएगा? 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 8, 1 एम्पियर। तो V इक्वल टू के वी ए बी बाई एल। वी ए बी क्या होगा? I आर ए बी डिवाइड बाई एल इंटू एल। आई कितना आ गया भाई? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है ए से बी के बीच का? 8। टोटल लेंथ कितनी है? 10। ये लेंथ निकालनी है, और V कितना दे रखा है? 4। सीधा आंसर आ जाएगा। V कितना दिया हुआ है? 4। तो 2, L कितना आ गया? 10/2, 5 मीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई। 5 मीटर के ऊपर ही बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियोमीटर के ऊपर कैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सिंपल है। एक चीज और बता दूं लास्ट में, हमारे पास कभी कभी 4-6 वायर का पोटेंशियोमीटर भी हो जाता है, तो वहां पे आपको डायग्राम मिल जाएगा किस टाइप से। ऐसे ये टर्मिनल हो गया, यहां से ऐसे, समझ रहे हो? इस टाइप से वायर मिलेंगे आपको, कनेक्ट होगा। ए और बी 2 टर्मिनल, 4 वायर का हो गया। अब ये 4 वायर का हो गया, तो इसमें कैसे जोड़े? इस टाइप से। ये हो गया। अब यहां से आपको बोल देंगे कि भाई एक जोखिम होगी, बैलेंस पॉइंट, कुछ नहीं करना। वहां मैंने टोटल लेंथ जो 10 मीटर मानी थी, यहाँ पे एक अगर मान लो 1 मीटर की है तो 4 मीटर हो गई। कुछ नहीं करना, डायग्राम का फर्क है बस। सारा क्वेश्चन वही है, वैसे ही सोल्व करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डायग्राम चेंज कर देते हैं, मेथड वही लगने वाला जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।